तैयार रहिए, स्टार्ट। दिल्ली के विधायकों के वेतन भत्ते एक झटके में 66% बढ़ गए, स्टॉप। साथ ही मंत्रियों का वेतन 136% बढ़ा दिया गया। चंद महीने पहले ही बिहार के विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी। सांसदों, विधायकों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं बढ़ने की खबरें गाहे बगाहे आती रहती हैं, स्टॉप। तर्क दिया जा सकता है कि जनप्रतिनिधि भी देश के नागरिक हैं और उनके भी परिवार हैं, स्टॉप। उनको भी महंगाई की चिंता सताती है, स्टॉप। लिहाजा इनके वेतन भत्ते बढ़ने पर हंगामा क्यों, स्टॉप। लेकिन यह कुतर्क ही है, स्टॉप। यह सवाल जायज़ ही है कि सांसदों और विधायकों को अपने ही वेतन भत्ते बढ़ाने का अधिकार क्यों होना चाहिए, स्टॉप। पैरा। देश में IAS अधिकारी हो चाहे बाबू, किसी को भी अपना वेतन बढ़ाने का अधिकार नहीं। इसकी तय प्रक्रिया व तंत्र होता है, स्टॉप। क्या ऐसी प्रक्रिया सांसदों, विधायकों के लिए नहीं हो सकती, स्टॉप। दूसरा सवाल उठता है कि यदि ऐसा हो भी गया तो तय प्रक्रिया व तंत्र कौन बनाएगा, स्टॉप। क्या सांसदों, विधायकों से यह उम्मीद की जा सकती है कि वे अपने वेतन भत्ते बढ़ाने का अधिकार छोड़ देंगे, स्टॉप। सांसदों अथवा विधायकों के वेतन भत्ते जब भी बढ़ते हैं तो बहस छिड़ती जरूर है, पर कोई परिणाम नहीं निकला, स्टॉप। केंद्र को नियम कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए, स्टॉप। सांसदों, विधायकों के साथ प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए निश्चित कानूनी प्रावधान होने चाहिए, स्टॉप। ये प्रावधान ऐसे हों जिनमें सभी राज्यों के विधायकों के वेतन भत्तों में एक रूपता दिखे, स्टॉप। सांसदों और विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी हमेशा से मुद्दा बनता आया है, स्टॉप। मुद्दा यह नहीं है कि वेतन कितना बढ़ा, स्टॉप। मुद्दा यह है कि सांसदों, विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने की कोई पारदर्शी नीति क्यों नहीं है, स्टॉप। संसद की कार्यप्रणाली हो चाहे अन्य नवाचार, हम दुनिया के दूसरे देशों से निरंतर कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, स्टॉप। क्या इस मुद्दे पर हमें वहाँ की व्यवस्था का अध्ययन नहीं करना चाहिए, स्टॉप। विशेषज्ञों की कमेटी बना कर भी तय फार्मूला बनाया जा सकता है, स्टॉप। सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो सुधार संभव है। पंजाब उदाहरण है जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक विधायक एक पेंशन योजना लागू करने का साहसपूर्ण कदम उठाया, स्टॉप। पहले पंजाब में विधायकों को हर कार्यकाल की अलग अलग पेंशन मिलती थी। कुछ को तो 5-5 लाख रुपए तक पेंशन मिल रही थी, स्टॉप। जनप्रतिनिधि खुद को जनसेवक मानते हैं तो उन्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ही होगा, स्टॉप। पैरा। संविधान में 73वां व 74वां संशोधन पारित हुए 30 वर्ष हो गए हैं। भारतीय शासन व्यवस्था हमेशा जरूरत से ज़्यादा केंद्रित रही है, इसलिए इन संशोधनों के तहत विकेंद्रीकरण के लिए उठाए गए कदम बाहरी दुनिया के लगते हैं, स्टॉप। दरअसल अधिनायकवादी केंद्रीकरण के दौर में समावेशी सरकारों के ढांचे बनाकर लोकतंत्र मजबूत बनाने का विचार कोरी कल्पना लगता है, स्टॉप। पैरा। स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण को लेकर कभी कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। राज्य की सहमति के बावजूद विकेंद्रीकरण विरोधाभासी आवेगों का बंधक बना रहा।
शुरुआत में माना गया कि स्थानीय शासकों की ताकत पर अंकुश के लिए केंद्रीकृत सत्ता की जरूरत पड़ेगी। स्टॉप। पर यह तथ्य नकारा नहीं जा सकता कि हमने अंततः जो हासिल किया विकेंद्रीकरण के परिणाम उससे बदतर होते, इसके साक्ष्य मुश्किल ही मिलते हैं। स्टॉप। केंद्र व राज्य दोनों सरकारों ने ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन अपने पास रखने चाहे। स्टॉप। नतीजा संसाधनों का अनुपात देखें तो भारत में स्थानीय सरकारों पर होने वाला खर्च सबसे कम है। स्टॉप। पैरा। गांधीवादी विकेंद्रीकरण की विचारधारा हमारे लिए पर्याप्त थी। इस परिकल्पना के तहत विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता और संसाधनों का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि ऐसी स्थानीय सरकार का गठन था जो राजनीति से परे हो, सामान्य आदान प्रदान व राजनीतिक स्पर्धा से मुक्त हो और जो अन्य सरकारों के मुकाबले उच्चतर मानदंड वाली हो। स्टॉप।